अरे ऑडियो तो सुन लेना आप लोग, लेकिन तब भी पीडीएफ अगर चाहिए तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए ना ब्रदर, तो डायरेक्ट मेरे को लिंक्डइन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं आपको सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं दीमकों की, और ख़ास तौर पर इमारतों के बनने के बाद उनसे निपटने के तरीके की, यानी पोस्ट कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, जिसे टीएसपीओ भी कहते हैं। हमारे पास इस पर कुछ तकनीकी प्रशिक्षण सामग्री है, तो चलिए समझते हैं ये छोटे जीव कैसे हमारे घरों में घुस आते हैं और ये टीएसपीओ असल में काम कैसे करता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। अरे वाह, ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि दुनिया की लगभग 68% जमीन दीमकों से प्रभावित है। मतलब ये तो लगभग हर जगह है। बिल्कुल, लगभग हर जगह। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा विनाशकारी हैं, वो है सबटेरेनियन टर्माइट्स, यानी वो दीमक जो जमीन के नीचे अपनी कॉलोनियां बनाती हैं और वहीं से इमारतों में घुसपैठ करती हैं। आप समझिए, करीब 95% जो नुकसान होता है ना इमारतों में, वो इन्हीं की वजह से होता है। 95%? जी हाँ, ये सामाजिक कीट हैं। इनकी पूरी बस्तियां होती हैं, रानी, श्रमिक, सैनिक सब होते हैं उसमें। अच्छा। और इनकी रानी, सोचिए, रोजाना हजारों अंडे दे सकती है। हजारों? रोजाना? हाँ। और 25 साल से भी ज्यादा जी सकती हैं। श्रमिक दीमकें जो होती हैं वो अंधी होती हैं, पर सारा नुकसान वही करती हैं, लकड़ी खाकर, और पूरी कॉलोनी का पेट भी वही भरती हैं। सैनिक सिर्फ रक्षा करते हैं, खाने के लिए भी वो श्रमिकों पर ही निर्भर है। बाप रे, जमीन के नीचे से। पर ये इमारतों में घुसती कैसे हैं फिर? लगता होगा कोई बड़ा रास्ता चाहिए होता होगा इनको। नहीं नहीं, यही तो खास बात है। इन्हें सिर्फ आधा मिलीमीटर, 0.5 mm, आप सोचिए, एक कागज जितना पतला गैप काफी है। आधा मिलीमीटर बस? हाँ बस। जैसे कोई सर्विस पाइप है, उसके आसपास की जरा सी जगह, दीवारों में आई कोई महीन सी दरार, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, या फिर बिजली के तारों वाले जो पाइप होते हैं, लिफ्ट की शाफ्ट, मतलब ये कहीं से भी अपना रास्ता बना लेती है। इनको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो नमी, दूसरा भोजन, मतलब लकड़ी या कोई भी सेल्यूलोज वाली चीज, और तीसरा अंदर आने का एक सुरक्षित रास्ता, बस। आधा मिलीमीटर, कमाल है। मतलब हमारे दरवाजे के नीचे की जरा सी खाली जगह भी इनके लिए तो दावत का न्योता है। तो फिर इन छोटे हमलावरों से निपटने की रणनीति क्या है? क्या सिर्फ इन्हें मार देना काफी होता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। असल रणनीति है ERDM, यानी E एक्सक्लूजन, घुसने से रोकना, R रिस्ट्रिक्शन, उनके पनपने लायक माहौल कम करना, D डिस्ट्रक्शन, यानी जो सक्रिय संक्रमण है उसे खत्म करना, और M मॉनिटरिंग, मतलब नियमित जांच रखना। ERDM। अच्छा। हाँ, तो ये जो TSPO है, ये मुख्य रूप से डिस्ट्रक्शन यानी उन्मूलन का हिस्सा है, लेकिन ये बाकी पहलुओं में भी मदद करता है, जाहिर है। और TSPO का जो मूल सिद्धांत है वो है LTR, यानी लोकेट, प्रभावित जगह ढूंढो, ट्रीट, उपचार करो, और रिमूव, संक्रमण हटाओ। LTR, लोकेट, ट्रीट, रिमूव। बिल्कुल। और फिर एक रासायनिक बाधा, मतलब एक केमिकल बैरियर बनाना। इसके लिए भारतीय मानक भी हैं, जैसे IS 633 पार्ट 3। ये दिशा निर्देश तय करते हैं कि उपचार सुरक्षित हो और प्रभावी भी। ठीक है, तो चलिए इस TSPO प्रक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। ये LTR कैसे काम करता है? शुरुआत कहाँ से होती है? लोकेट वाले हिस्से से, मतलब ढूंढने से? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले होता है बारीकी से निरीक्षण, इंस्पेक्शन। इसमें हम देखते हैं कि दीमकों ने कहीं मिट्टी की नलियां तो नहीं बनाई हैं, वो मड ट्यूब्स जिन्हें कहते हैं, कहीं लकड़ी खराब तो नहीं दिख रही, दीवारों में दरारें हैं क्या, इमारत की बाहरी नींव कैसी है, आसपास पेड़ पौधे कैसे हैं, सब कुछ बहुत ध्यान से जांचा जाता है। और इसके लिए कोई खास औजार? हाँ, सामान्य औजारी होते जैसे स्क्रू ड्राइवर, टॉर्च, इनसे जांच करने में आसानी होती है। ठीक है, मान लीजिए निरीक्षण में दीमक मिल गई। अब ट्रीट यानी उपचार वाला हिस्सा, इसमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है, सही कहा मैंने? बिल्कुल, ड्रिलिंग करनी पड़ती है। जैसे दीवारें और फर्श जहां मिलते हैं उस जंक्शन पर, या अगर टाइल या मार्बल लगा है तो स्कर्टिंग के ठीक ऊपर, वहां 12 mm के बिट से छेद किए जाते हैं, आमतौर पर 1-1 फुट की दूरी पर। अच्छा, 1-1 फुट पर? हाँ,
और बाहरी दीवारों के साथ भी ड्रिलिंग होती है। इसमें कोण यानी एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर 45 डिग्री का कोण रखा जाता है। 45 डिग्री? क्यों? ताकि जो रसायन अंदर डाला जाए वो ठीक से फैल सके और एक मजबूत, एक सतत बाधा बन सके। समझ गया। और फिर इन छेदों में वो रसायन डालते हैं। मैंने सुना है आजकल कुछ ज्यादा असरदार रसायन भी आ गए हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ड्रिल किए गए छेदों में दीमकनाशक इंजेक्ट किया जाता है, जैसे इमीडाक्लोप्रिड 30.5 SC काफी इस्तेमाल होता है। अब कितनी मात्रा डालनी है ये छेद की जगह पर निर्भर करता है। जैसे अंदर के छेदों में लगभग 250 मिलीलीटर और बाहर वाले छेदों में जहां मिट्टी ज्यादा होती है वहां 3 से 5 लीटर तक भी रसायन डाला जा सकता है। 3 से 5 लीटर? काफी ज्यादा है। हाँ, और जो आप असरदार रसायनों की बात कर रहे थे वो है ट्रांसमिसिबल टर्मिटिसाइड्स। ये बड़े स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। मतलब जो दीमक इनके संपर्क में आती है वो इसे अनजाने में दूसरी दीमकों तक फैला देती है, जैसे कोई बीमारी फैलती है ना। ओहो, मतलब ये सिर्फ रास्ता नहीं रोकते, कॉलोनी को ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, संभावना बढ़ जाती है कि असर कॉलोनी तक पहुंचे। और हाँ, जो लकड़ी का सामान है जैसे दरवाजे की चौखट या अलमारी, उनमें भी छोटे छेद करके इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा, क्या ये उपचार हर बार एक जैसा ही होता है या फिर जैसे अलग अलग तरह के अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उनमें कुछ फर्क होता है? हाँ, इसमें फर्क होता है। देखिए, एक होता है स्पॉट ट्रीटमेंट, वो सिर्फ उसी जगह किया जाता है जहां दीमक दिखी है, तात्कालिक राहत के लिए। फिर होते हैं 1 और 2 साल के सालाना अनुबंध। इनमें ज्यादातर घर के अंदरूनी हिस्सों पर ध्यान दिया जाता है, दीवार, फर्श के जंक्शन, लकड़ी का सामान वगैरह। ठीक है। लेकिन जो 5 साल का अनुबंध होता है वो ज्यादा व्यापक होता है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पर इमारत के बाहरी घेरे का उपचार भी शामिल होता है। बाहरी गिरेगा भी? क्यों? ताकि दीमक को इमारत की नींव तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सके। मतलब जहां से वो आ रही है उस स्रोत के ज्यादा पास। इसके लिए बाहरी दीवार के साथ जमीन में छेद करके इंजेक्शन देते हैं, जिसे सब स्लैब इंजेक्शन कहते हैं। या फिर दीवार के साथ साथ एक पतली सी खाई खोदकर उसमें रसायन डाला जाता है। ये सुनने में तो काफी प्रभावी लग रहा है। पर क्या इस प्रक्रिया के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं? घर में रहने वालों के लिए कोई चिंता की बात? हाँ, सावधानियां बहुत जरूरी हैं। देखिए, ग्राहक को पहले ही बताना होता है कि कुछ रसायनों में थोड़ी गंध हो सकती है। उन्हें सलाह दी जाती है कि दीवार से टंगा सामान हटा लें, बिस्तर वगैरह ढक दें और फर्नीचर को दीवार से थोड़ा दूर कर लें। ओके। और उपचार के समय वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी चाहिए और AC या पंखा बंद रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि ड्रिल किए गए सारे छेद बाद में ठीक से बंद कर दिया जाए, सीमेंट से या व्हाइट सीमेंट से, ताकि फर्श पर कोई दाग न लगे और छेद खुले न रहें। और कोई खास जगह जहां ड्रिल नहीं करना चाहिए? हाँ, जैसे बाथरूम या बेसमेंट जहां वाटरप्रूफिंग की गई हो वहां ड्रिलिंग से बचना चाहिए। जाहिर है पानी के रिसाव का खतरा हो सकता है, लेकिन अगर सुरक्षा नियमों का ठीक से पालन किया जाए तो उपचार के बाद निवासियों के लिए आमतौर पर कोई खतरा नहीं होता है। तो संक्षेप में कहें तो दीमक भले ही दिखने में छोटी हो पर एक बड़ा खतरा बन सकती है। और उसे चाहिए क्या? बस थोड़ी नमी, भोजन और जरा सी जगह। और TSPO इनसे निपटने का एक व्यवस्थित तरीका है जो उस ERDM रणनीति का हिस्सा है। हाँ, इसमें सही जगहों पर ड्रिल करके और फिर रसायन डालकर एक तरह की अदृश्य दीवार, एक बाधा बनाई जाती है। और उपचार किस स्तर का होगा ये अनुबंध पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना भी अहम है कि दीमक नियंत्रण सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें बचाव, रोकथाम, उन्मूलन और निगरानी ये सब शामिल है। एक पेशेवर और वैज्ञानिक नजरिया ही लंबे समय तक सुरक्षा दे सकता है। आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। आपने बताया कि श्रमिक दीमक अपनी कॉलोनी से 300 फुट दूर तक भी जा सकती हैं भोजन ढूंढने के लिए। हाँ, जा सकती हैं। तो क्या किसी एक घर के चारों ओर रासायनिक बाधा बनाना वाकई काफी है, अगर असली कॉलोनी पड़ोस में है या शायद सड़क के नीचे पनप रही हो? सोचने वाली बात है कि यह समस्या कितनी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती है ना?